वैसे शरद पवार भले ही बगावत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना करने की बात कर रहे हों, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से एक्शन लेना जरूर शुरू कर दिया है। सुप्रिया सुले की चिट्ठी के बाद उन्होंने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके पहले शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने अजीत पवार के साथ गए सभी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का प्रस्ताव पास किया और पार्टी ने अजीत पवार को विधानसभा में नेता विपक्ष और चीफ विप के पद से हटाते हुए जितेंद्र आव्हाड को यह जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त तू डाल डाल और मैं पात पात वाला खेल चालू है। इसलिए शरद पवार ने जहां प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को हटाने का ऐलान किया तो अजीत पवार ने अपनी अलग टीम बना ली। प्रफुल्ल पटेल ने ऐलान किया कि वो एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इस हैसियत से उन्होंने जयंत पाटिल को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और इसकी जगह सुनील तटकरे को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। यानी जिस सुनील तटकरे को शरद पवार ने हटाया उन्हें ही अजीत पवार की तरफ से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। हमने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है इसके नेता श्री अजीत पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। साथ साथ में हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार और उनकी टीम ने इस पूरी बगावत की स्क्रिप्ट बेहद सावधानी के साथ लिखी है और उन्होंने इस बात का पूरा प्रयास किया कि वो एकनाथ शिंदे वाली गलतियों को ना दोहराएं ताकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई ऐसा लूप होल ना रहे जिसका शरद पवार को कहीं से भी फायदा मिल सके, यानी शरद पवार के गुट को किसी तरह का कोई फायदा मिल सके। इसलिए उन्होंने हर कदम बहुत फूक फूक कर रखने की कोशिश की। हालांकि अजीत पवार की बगावत की यह स्क्रिप्ट काफी पहले ही लिखी जा चुकी थी और उनकी अपने चाचा शरद पवार से मनमुटावों की खबरें पहले भी सामने आती रही है। लेकिन पिछले वर्ष दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अजीत पवार की नाराजगी साफ नजर आई। उस बैठक में अजीत पवार मंच पर तो मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कि उनके बोलने की बारी आती वो कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर वहां से निकल गए। इसे उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा गया। इसी तरह बीते 2 मई को जब शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ा था, उस समय अजीत पवार को छोड़कर वहां मौजूद हर नेता ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग की थी और उस समय अजीत पवार ने न सिर्फ अपने इस्तीफे का खुलकर समर्थन किया था बल्कि कार्यकर्ताओं से शरद पवार पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव ना बनाने की भी अपील की थी। हालांकि शरद पवार ने न सिर्फ इस्तीफा वापस लिया बल्कि 10 जून को पार्टी की स्थापना दिवस के मौके पर प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, जबकि अजीत पवार को कोई पद नहीं दिया गया और कहा यह गया कि इसी दिन से अजीत पवार ने बगावत का पूरा मूड बना लिया था। इसी तरह इसी 28 जून को दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक में जो पोस्टर लगवाए गए थे उनमें शरद पवार के साथ पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्षों प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले की तो तस्वीरें थी, लेकिन अजीत पवार उस पोस्टर में कहीं नजर नहीं आए और बताया गया कि अजीत पवार इससे भी नाराज थे। और सूत्रों के अनुसार अजीत पवार की इसी दिन दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात होती है जहां इस बगावत की पूरी पटकथा तैयार की जाती है और आखिरकार 2 जुलाई को वो 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। वैसे अजीत पवार के लिए डिप्टी सीएम का पद कोई नई चीज नहीं है और वो 13 वर्षों में 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके हैं, यानी उप मुख्यमंत्री 13 वर्षों में 5वीं बार। सबसे पहले वो नवंबर 2010 में कांग्रेस की पृथ्वीराज चौहान की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे और 25 सितंबर 2012 तक वो इस पद पर बने रहे।
इसके बाद पृथ्वीराज चौहान की ही सरकार में अक्टूबर 2012 में उन्होंने दोबारा डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली और इस बार वो सितंबर 2014 तक पद पर बने रहे। इसी तरह 23 नवंबर 2019 को उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। हालांकि उस समय वो सिर्फ 3 दिन यानी कि 26 नवंबर 2019 तक ही पद पर रह सके। 30 दिसंबर 2019 को उन्होंने महाविकास अघाड़ी सरकार में चौथी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और 29 जून 2022 तक यानी कि सरकार के गिरने तक वो इस पद पर आसीन थे। और कल यानी 2 जुलाई 2023 को उन्होंने 5वीं बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। वैसे महाराष्ट्र की सियासत में छिड़े सियासी घमासान के बीच प्रफुल्ल पटेल ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने अपने सियासी गुरु शरद पवार का साथ छोड़ने और अजीत पवार खेमे में शामिल होने पर कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने क्या कहा है आज आपको वो जरूर सुनना चाहिए। हमारे साथ एनसीपी के कद्दावर नेता प्रफुल्ल भाई पटेल हैं। क्या वजह इतना कि आप पटना में थे, विपक्षी दल में साथ मीटिंग में थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही महाराष्ट्र में ऐसा अर्थक्वेक हो गया राजनीतिक? नहीं, देखिए, एक बात तो है कि हमारे पार्टी में बहुत टाइम से एक इंटरनल सोच ऐसी चल रही थी कुछ लोगों में। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे लीडर ने हाँ बोला या ना बोला, मगर देखिए, जब हमारी सरकार भी महाविकास आघाड़ी की जब गिरी एकनाथ शिंदे जी के जाने की वजह से, तो उस टाइम पे भी हमारे पार्टी के सभी विधायकों की 51 विधायकों ने रिक्वेस्ट की थी पवार साहब को कि भाई हम लोगों ने सरकार के साथ जाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के काम होंगे, महाराष्ट्र का विकास होगा। उस टाइम पे कोई बात बनी नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि शिवसेना उस टाइम पे एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलके और काफ़ी नंबर था, शायद उनको ज़रूरत नहीं होगी, जो भी कुछ होगा वजह, लेकिन ये बात आगे बढ़ी नहीं। और एमएलएज में तो खैर ये सोच थी ही, और साथ साथ में कई पार्टी के भी लोग चाहते थे कि भाई अगर हमारे महाराष्ट्र के अच्छाई के लिए अगर हम इनके साथ जुड़ सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए। बात इस पर खड़ी हो जाती है कि राज्य के प्रदेश बदल हो जाए, ऐसी मांग अजीत पवार इन्होंने खुली आमतौर पर की, उसके बाद में सीधे कुछ दिनों में इतना बदलाव हो गया। क्या यही वजह है या सेंट्रल एजेंसी की जो दबाव है इस वजह से हुआ है? क्योंकि कई सवाल इससे खड़े हो जाते हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि अजीत पवार साहब ने अपने भाषण में ही कहा था कि भाई पार्टी को महाराष्ट्र में अगर हमको ताकतवर बनाना होगा, नई ऊर्जा हमको देनी होगी, तो मुझे नेतृत्व करने का मौका दीजिए, पार्टी को मैं अच्छे तरह से इसको बनाऊंगा। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव ही नहीं हुए थे, संगठनात्मक चुनाव ही बहुत टाइम से हुए नहीं थे, जो भी लोग थे वो एडॉक हमारे कंटिन्यू कर रहे थे, और इस वजह से हम लोगों को भी मतलब यहाँ पर अगर अजीत पवार जैसे व्यक्ति का अगर स्टेट को नेतृत्व मिलता तो बहुत उसका पार्टी के लिए एक अच्छी ऊर्जा हमको मिलती। पटेल साहब, आप कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं हुआ, तो आज जो फैसले लिए गए आपके तौर पर, खुद पवार साहब ने आपको और तटकरे साहब को लेकर लिया फैसला, बाद में राज्य के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी पार्टी से निकालने का फैसला ले लिया, वो कितना सही है ऐसा आप मानते हैं? देखिए, ऊपर के पवार साहब के कोई फैसले के बारे में मैं नहीं बात करूँगा, मगर मैं इतना कहूँगा कि जहाँ तक जयंत पाटिल साहब है, ये तो एडॉक प्रेसिडेंट है, इनकी नियुक्ति तो मेरे ही पत्र द्वारा मैंने ही साइन करके भेजा हुआ है कि भाई क्योंकि चुनाव हुए नहीं थे तो ये फला जितने भी पूरे स्टेट के इंडिया के जो हमारे इकाइयाँ है उनका हमने अध्यक्ष की मतलब नियुक्ति की। तो नियुक्ति मतलब इट इज़ नॉट इलेक्टेड, वो केवल एडॉक जिसको बोलते हैं। और चुनाव तो पार्टी में होने चाहिए ना, चुनाव में पार्टी में हुए ही नहीं, और उस वजह से ये आज प्रक्रिया जो हुई है, ये जयंत पाटिल को अधिकार ही नहीं है कि किसी को निकाले, विप का कोई मतलब ही नहीं है, उनका कोई लेटर का मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इलेक्टेड नहीं है, और ये हमारे संविधान में है। मतलब अगर आप कितना भी कहोगे कि मैं हूं तो ये आप नहीं है। प्रफुल्ल पटेल को दरअसल शरद पवार के विश्वास पात्रों में से एक बताया जाता है, लेकिन आज प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में कोई चुनाव ही नहीं हुआ।
यानी पार्टी की व्यवस्था पर उन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़ा किया और यहीं से असंतोष की बात सामने आती है। वैसे राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, ये बात मैं शुरू से आपको बता रहा हूं और ये बात आप भी जानते होंगे। आज जिस अजीत पवार पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना दांव लगा रही है, ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने बीजेपी को 2019 में बहुत बड़ा झटका देकर सत्ता के सारे सपने बीजेपी के तोड़ दिए थे। अब सवाल यह है कि जब एक बार बीजेपी धोखा खा चुकी है तो उसी व्यक्ति पर दोबारा कैसे भरोसा कर सकती है, दोबारा साथ कैसे ले सकते हैं। तो इसके पीछे भी कई वजह हैं। हम आपको इन वजहों के बारे में भी बताते हैं। पहली वजह है अजीत पवार की अनदेखी। अजीत पवार एनसीपी के बड़े नेता हैं और वो पवार फैमिली से आते हैं। शरद पवार के बाद पार्टी की कमान अगर किसी को मिलने की उम्मीद सबसे ज्यादा थी तो वो अजीत पवार ही थे, लेकिन शरद पवार के उत्तराधिकारी के तौर पर सुप्रिया सुले का नाम ही चल रहा था और अजीत को तो कार्यकारी अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। यानी पार्टी में अजीत पवार की साख खतरे में थी। और इसी तरह वर्ष 2019 में भी महाअघाड़ी सरकार के बनने के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत पवार का नाम भी सामने आया था, लेकिन तब शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के नाम को सामने रखकर अजीत पवार का पत्ता साफ कर दिया। अजीत पवार अभी तक हर बार डिप्टी सीएम ही रहे हैं, सीएम नहीं बन पाए। यानी पार्टी ही नहीं बल्कि शरद पवार की राजनीति में अजीत पवार की साख भी खतरे में थी। अब हम आपको दूसरी वजह बताते हैं। अजीत समेत कई बागी विधायक जांच एजेंसियों के घेरे में हैं और अजीत पवार को कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाले का उनके ऊपर आरोप भी, और अजीत पवार पर हवाला का भी आरोप है जिसकी जांच ईडी भी कर रही है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा भी उनके खिलाफ जांच कर रही है और सिंचाई घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच भी चल रही है। अजीत ही नहीं, अजीत के साथ बागी हुए अन्य 8 विधायकों में से 2 विधायक छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी और एसीबी की जांच चल रही है। वहीं इस गुट के बागी अदिति तटकरे के पिता सुनील तटकरे भी एसीबी की जांच के घेरे में हैं और सिंचाई घोटाले में सुनील तटकरे का भी नाम है। तो यानी ये वजह काफी है आपको ये समझाने के लिए कि वहां की राजनीतिक तस्वीर कैसे बदल सकती है और इसकी संभावना क्या है। सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से ये पहले शिवसेना को तोड़ा। शिवसेना में आधा दर्जन से अधिक नेता थे जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही थी, सारे लोग गए, अब वो जांच बंद हो गई। अभी कुछ दिन पहले ही एनसीपी के नेता के यहाँ छापा पड़ा था। अब वो जैसे एनसीपी छोड़ के आए तो मंत्रिमंडल में बंद जगह स्थान मिल गया, उनको कल शपथ लिए बढ़िया से, तो उनका भी पाप धुल गया। वैसे लंबा फेरिस्त है, बंगाल में, आसाम में, महाराष्ट्र में जितने नेताओं के नाम गिन लीजिए, वो सारे नेता पहले भाजपा के टारगेट में थे, रोज उसके खिलाफ बयान होता था, लेकिन जैसे भाजपा में गए सब वॉशिंग मशीन में बिल्कुल चकाचक धुल के बाहर आ गए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। अब कोई मुख्यमंत्री बना है तो कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना है तो कोई मंत्री बना है। तो इस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोंसा जा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र का सियासी ताना बाना कुछ ऐसा हो चुका है जहां अब कम से कम 6 पार्टियां मैदान में हैं। पहले जहां बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ही मुख्य पार्टियां थी, तो वहीं शिवसेना भी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और दोनों के पास अपना अपना वोट बैंक है। तो कुछ वैसी ही स्थिति अब एनसीपी की भी नजर आ रही है। तो ऐसे में अब सवाल अब फिर उठेगा कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला है और इसके आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, और इसका जवाब हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए देंगे ताकि और बेहतर तरीके से आप इसे समझ पाएं। दरअसल बीजेपी ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बना तो ली, लेकिन एकनाथ शिंदे शिवसेना के वोटर्स को उस तरीके से अपने पाले में नहीं ला पाए जितनी की बीजेपी को उम्मीद थी। दरअसल पिछले 1 वर्ष के दौरान, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसको जरा समझिए, क्योंकि पिछले 1 वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और इसमें बीजेपी सिर्फ 1 सीट में ही जीत दर्ज कर पाई, जबकि 1 में कांग्रेस और 1 सीट पर शिवसेना का उद्धव गुट जीत जाता है।
यही नहीं, विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए चुनावों में भी कांग्रेस ने उसे पटखनी दे दी और बीजेपी अपने प्रत्याशियों को नहीं जिता सकी। ये स्थिति तब है जबकि प्रदेश में एक तरह से बीजेपी की ही सरकार है। इसलिए पार्टी को लगता है कि अकेले शिंदे के बूते महाराष्ट्र में पैर जमाना मुमकिन नहीं है, दिक्कतों भरा हो सकता है। और शायद इसलिए वो एक मराठा चेहरे के रूप में अजीत पवार पर दांव खेलने का प्रयोग कर रही है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स की तादाद करीब 31.2% है, जबकि करीब 28% वोटर ओबीसी और 5.5% वोटर सवर्ण वर्ग से आते हैं। वहीं दलित वोटरों की तादाद भी करीब 11.8% है और लगभग 11.5% वोटर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इसके अलावा आदिवासी वोटर्स की संख्या 9.4% के करीब है। यानी महाराष्ट्र में मराठा सबसे बड़ा और मजबूत वोट बैंक है। और सच्चाई यह है कि बीजेपी के पास प्रदेश में कोई भी मजबूत मराठा चेहरा नहीं है और महाराष्ट्र में पार्टी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, जबकि अजीत पवार एक मजबूत मराठा चेहरा है और इसका फायदा बीजेपी को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं और वर्ष 2019 में बीजेपी और शिवसेना इनमें से 42 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। क्योंकि उस वक्त शिवसेना और बीजेपी एक थी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी के लिए था। लेकिन तब शिवसेना टूटी नहीं थी, जबकि अभी की स्थिति देखें तो एकनाथ शिंदे शिवसेना के वोटर्स को अपने खेमे में लाने में कामयाब नहीं दिख रहे और ऐसे में बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराना मुश्किल हो सकता है। और अगर अजीत पवार बगावत नहीं करते तो बीजेपी की इन सीटों का घटना काफी हद तक तय माना जा रहा था। महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार में भी एनडीए के 40 में से 39 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू के गठजोड़ के सामने अब उसके लिए इस पुराने प्रदर्शन को दोहराना इतना आसान नहीं रहने वाला है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी कुल 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 18 पर जीत दर्ज की थी। लेकिन वहां भी अगर लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी एक साथ आ गए तो बीजेपी के लिए इस आंकड़े तक पहुंचना भी मुश्किल हो सकता है। कर्नाटक में भी बीजेपी 25 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब वहां के समीकरण भी बदले हैं। इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझती है। यानी बीजेपी को इन राज्यों में 40 से 50 सीटों का नुकसान हो सकता है और इस कमी को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्यों से पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी यहां पहले से ही 80 से 90% सीटें जीतती रही है और ऐसे में ज्यादा सीटें बढ़ने का कोई स्कोप नजर नहीं आता है। इसलिए महाराष्ट्र के इस पावर गेम को इस नजरिए से भी देखा जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार को साथ लाकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगा रही है और इसकी कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। पहला तो ये कि अगर एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर सरकार को खतरा नजर आए तो उस वक्त उनके पास इस सहयोग के साथ वो मैनेजमेंट रहे, वो पावर रहे, उनके पास वो संख्या बल रहे जिससे उनकी सरकार खतरे में ना आए और अजीत पवार का खेमा उसकी भरपाई कर देगा। जबकि दूसरा फायदा यह है कि इस दांव से लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एनसीबी की चुनौती लगभग खत्म हो जाएगी और अगर मराठा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है तो वो महाराष्ट्र में अपने पुराने प्रदर्शन को फिर से दोहरा सकती है। इसलिए आज की इस घटनाक्रम में, राजनीतिक घटनाक्रम में जो स्थिति थी वो आप तक साफ साफ शब्दों में और कहते हैं ना क्लियर पिक्चर के तौर पे रखना बहुत जरूरी था। और यहां हम एक छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं। विराम के बाद हम भारतीय डॉक्टरों की बात करेंगे जिनकी विदेशों में हाई डिमांड है। जी न्यूज़।